कहा। एक बार शहर के माननीय नेता श्री जग्गू भैया को एक डेयरी फार्म के उद्घाटन के लिए बुलवाया गया। जग्गू भैया तो उद्घाटनों के लिए एकदम उतावले ही रहते थे। पहुंच गए, अपना खादी का धोती कुर्ता और टोपी इत्यादि लगाकर गए और निकाल ली अपनी कैंची और बोले कि बताओ कहाँ है रिबन। डेयरी फार्म के व्यवस्थापकों ने कहा कि महोदय, यह डेयरी फार्म का उद्घाटन है, यहाँ कैंची की जरूरत नहीं। इसका उद्घाटन इस तरह होगा, यह जो बछड़ा यहाँ बंधा है इससे आप इसके खूंटे से खोलेंगे और यह अपनी माँ की ओर जाएगा। जग्गू भैया ने जल्दी से उस बछड़े को खोला। बछड़ा काफी देर से बंधा हुआ घबरा गया था, अतः तेजी से भागा और जग्गू भैया की टांगों के बीच से उन्हें चारों खाने चित्त करता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुंचा। फोटोग्राफर ने जल्दी से इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद श्री जग्गू भैया के और भी चित्र उतारे गए। एक चित्र डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर भैंस के साथ था। एक चित्र उनकी पत्नी के सहित खींचा गया। कुछ एकल चित्र भी उतारे गए। कुछ चित्र डेयरी फार्म के मजबूत और स्वस्थ सांड के भी उतारे गए। दूसरे दिन उतावले जग्गू भैया ने अखबार बुलाए, क्योंकि वे जानते थे कि मुख्य पृष्ठों पर उनके फोटो छपे होंगे। फोटो तो थे, मुख्य पृष्ठ पर ही थे, मगर उनके शीर्षक कुछ इस प्रकार थे। पहले चित्र में जग्गू भैया चारों खाने चित्र डले थे। चित्र के नीचे लिखा था, डेयरी फार्म का उद्घाटन करते माननीय श्री जग्गू भैया। दूसरे चित्र में जग्गू भैया अपनी पत्नी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। लिखा था, श्री जग्गू भैया डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर भैंस के साथ। तीसरे चित्र में श्री जग्गू भैया एक भैंस के गले में हाथ डाले उसे आलिंगनबद्ध किए थे। चित्र का शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया अपनी प्यारी पत्नी के साथ। यह सब देख जग्गू भैया क्रोध से जल बन गए और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इसी समय गाड़ी निकालो, संपादक के यहाँ चलो। यह क्या बेहूदगी है। ड्राइवर बोला, जनाब वह तो कुछ भी नहीं, जरा ये समाचार पत्र और देखिए। यह कहते हुए उसने अपने जेब से दूसरा अखबार निकालकर उनके सामने रख दिया। उसके मुख्य पृष्ठ पर ही जग्गू भैया के चित्र खींचे निपोरे छपे हुए थे। शीर्षक था, हमारे डेयरी फार्म का मशहूर सांड। पास ही एक चित्र था जिसमें एक काला भुजंग सांड खड़ा था। उसके नीचे शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया। मैं नया यूनिवर्सिटी गया था। मेरे बगल में ही उनका कमरा था। पहली रात उनका पत्नी से झगड़ा हुआ और वो तो एकदम उठे और छाता उठाया, मरने जा रहे हैं, और छाता ले जा रहे हैं कि मैं ये चला अभी मर जाता हूं, बहुत हो गया। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी में तब पक्के मजबूत मकान नहीं बने थे। यूनिवर्सिटी नई नई शुरू हुई थी और एक मिलिट्री के कैंपस में शुरू हुई थी, तो एस्बेस्टस की सीट्स की ही बस दीवारें थी। सो आर पार सब सुनाई पड़ता था और छेद वगैरह में सब दिखाई भी पड़ता था। मतलब सिनेमा वगैरह जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। नाटक देखो, सर्कस देखो, हर चीज देखो, और घर में बैठे बैठे मुजरा देखो। अपनी कुर्सी सरकाली जरा और बैठ गए और मुजरा देखो। इधर एक मुजरा चल रहा है, उधर डालो, दूसरी तरफ दूसरा मुजरा चल रहा है। क्या क्या नहीं देखा है उन छेदों में, सब क्या कहना। तो मैं थोड़ा घबराया, कुर्सी सरकाई, मैंने देखा कि हो क्या रहा है। वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। जब तक बात ही चल रही थी मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर जब वो बोले कि मैं चला, मैं जा रहा हूं, अब नहीं लौटूंगा, हो गया बहुत, तेरे साथ जिंदगी मेरा नरक हो गई, अपनी पत्नी से बोले। तो मैं थोड़ा चौंका, कुर्सी सरकाई, मैंने उनके देखा झांक के, वो तो अपना छाता उठा रहे हैं। छाता उठा के कोई मर नहीं जाता, कोई दम नहीं है। मगर मैंने कहा फिर भी कौन जाने, बंगाली पुरानी आदत, बस छाता उठा रहा हो, क्योंकि जब भी वो निकलते छाती लेके निकलते, चाहे पानी गिरे न गिरे, धूप हो न हो, छाता तो होना ही चाहिए। बंगाली हो और छाता हो, ये नहीं हो सकता। तो उनके साथ पुरानी आदत में जल्दी से उठाया, वो निकल गए। मैंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए, मेरी पहचान भी नहीं थी, तब तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने पत्नी से कहा कि अगर मेरी कोई सहायता की जरूरत हो, यदि भी मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए। अजनबी हूं, ज्यादा अजनबी भी नहीं, क्योंकि सब देख रहा था मैं छेद से। जो हुआ है सब मेरी आंख के सामने हुआ है, चश्मदीद गवाह हूं। अभी आपके पति चले गए छाता लेके कहीं मरने के लिए। वो पत्नी बोली, आप फिक्र न करें, आप नए आपको मालूम नहीं, ये तो आए दिन की बात है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और वो तो थोड़ी देर में आ गए।
पत्नी ने पूछा कैसे आ गए? कहने लगे पानी गिरने लगा। जुलाई के दिन थे। तब मैंने सोचा कि हद होगी, फिर मैंने कुर्सी सरकानी पड़ी मुझे। मामला क्या, छाता तो आदमी ले गया था। तो पत्नी ने कहा तो छाता तो ले गए थे। तो कहा छाता सुधराया कहां, खुलता ही नहीं। बरसा आ गई, कितनी देर बता के छाता सुधरवा कर रखो। और इनको मैं रोज इसी छाता को लेके घूमते देखता था, तो ये खुलते ही नहीं। काहे के लिए लेके घूमते थे? मगर आदतें, बड़ी आदतें। आज तो बस लोग जी रहे हैं। कोई चुटैया बढ़ाए हुए, आदत से काहे के लिए बढ़ाए हुए कुछ पता नहीं। कोई जनेऊ कान में लपेट रहा है, किस वजह से कुछ पता नहीं। मगर बाप दादे लपेटते रहे तो वो भी लपेट रहा है। तिलक लगाए हुए हैं, काहे के लिए लगाए हुए हैं कुछ पता नहीं। चली आई पुश्तैनी तो कर रहे हैं। बाप दादे भी छाता लिए घूमते रहे, वो बाप दादों के जमाने का छाता होगा। जब मैंने उनसे पहचानी तो मैंने कहा पहला काम तो मुझे करना है, मुझे आपका छाता खोल कर देखना। बोले क्यों? मैंने कहा कि जब इसको आप लेके घूमते हैं, और ये क्या छाता जब मरने के वक्त भी काम ना आया। और मैंने कहा जब मरने ही आप जा रहे थे, अरे तो क्या भीग ही जाते तो क्या बिगड़ रहा था? बोले अरे भीग जाओ और निमोनिया हो जाए। अरे मरने वाले को क्या फिक्र निमोनिया वगैरह की? उन्होंने कहा अरे मरना मरना किसको है जी? तो गुस्से में बात कह दी। ऐसे तो मैं कई दफे चला जाता हूँ। फिर तो मुझे उनकी कई कहानियां पता चली विश्वविद्यालय में। धीरे धीरे जब और लोगों ने पूछा, मैंने भाई ये मरने जाते हैं बार बार, तो उन्होंने कहा इनकी बातों का कुछ सार नहीं है। सागर यूनिवर्सिटी के नीचे ही मकरोनिया स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन। बस 2 दफे तो गाड़ी रुकती थी उसमें 24 घंटे में। वही गाड़ी आते वक्त रुकती, वही गाड़ी जाते वक्त रुकती, और तो वहां कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। तो उनको पता था कि गाड़ी कब आती। जब गाड़ी आती तब वो जाते नहीं थे, और 24 घंटे में 2 दफा आती थी गाड़ी। तो समझो 3-3 मिनट रुकती थी, 6 मिनट छोड़ के, बाकी कभी भी मरने चले जाते थे वो। और गाड़ी भी एक ही पटरी पे रुक सकती थी। स्टेशन पर 2 पटरियां थी। एक पटरी पता नहीं कब से उपयोग में नहीं आई थी, उस पर जंग चढ़ी हुई थी, वो उसी पर लेट जाते थे जाते। एकदम उनके पीछे पीछे चला गया। जब मैंने देखा कि आज दिक्कत, उन्होंने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया मरने का, क्योंकि वो टिफिन भी ले जा रहे थे। छाता बगल में दबाया, टिफिन लिए। मैं होटल में बैठा था जहां उन्होंने टिफिन तैयार करवाया। तो मैंने होटल के मैनेजर से पूछा कि बात क्या? बोलूं जब बहुत ही गुस्से में होते हैं टिफिन तैयार करवा लेते हैं, घर नहीं खाना खाते। अभी जाएंगे कहाँ? ये मरने जा रहे हैं। तो भाई मैं पीछे हो लिया। मैंने कहा मैं आज देख ही लूं पूरा राज। गए, वो टिफिन लगा के पास रख के, छत्ता अपने सिर के नीचे रख के, और पटरी पे सो रहे, जिसपे ऐसी जंग लगी थी कि जिसपे शायद बाबा आदम के जमाने से कोई गाड़ी चली ही नहीं थी। खराब थी पटरी या क्या था, जो भी हो। उसके बीच बीच के पटिए भी उखड़ गए थे। मैंने उनसे पूछा कि भट्टाचार्य महोदय, बोले आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा जिज्ञासा बस चला आया हूं, और अब आखिरी समय है आपका, फिर मिलना हो या ना हो, 2 बातें मुझे पूछनी है। एक तो ये कि ये पटरी दुनिया जानती कि इस पर कोई गाड़ी नहीं आती, आप दूसरी पटरी पे लेट है। उन्होंने कहा क्या मुझे मरना है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? एकदम गुस्सा हो गया। नहीं, मुझे मारना नहीं आपको, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं कि अगर मरना है, मैं आपकी जगह होता तो उस पटरी पे लेटता। और दूसरा सवाल मुझे पूछना, आपको नहीं मानना, आपकी मर्जी, जिस पटरी पे लेटना हो लेटो, आपकी जिंदगी। दूसरा सवाल ये कि टिफिन, आप टिफिन क्यों ले आए? अरे बोले गाड़ी कभी कभी इतनी लेट हो जाती है कि क्या भूखे मरना? मैंने कहा फिर आप मजा करो, मतलब ये एक तरह की पिकनिक है, मरना करना नहीं है। एक से एक नुस्खे अपनाती। 2 महिलाएं एक बगीचे में बैठी थी, और एक महिला ने पूछा कि तुमने कैसे अपने सेठ चंदूलाल को कब्जे में कर रखा है? मेरा पति तो सुनते नहीं आधी आधी रात गए आता है, कभी कभी 4 बज जाते आ जाते। दूसरी महिला मुस्कुराई, उसने कहा कि मेरा सेठ भी पहले यही हरकतें करता था, मगर मैंने फिर एक तरकीब निकाल ली, एक नुस्खा। एक रात जब वो 4 बजे आया, मैं सोने लगा, तो मैंने कहा मोहन आ गए क्या? दूसरी महिला ने कहा मोहन? अरे तुम्हारे पति का नाम तो चंदूलाल है। उसने कहा वो मुझे भी मालूम। बस उस दिन से फिर वो ठीक शाम से आ जाता है घर में।
अब ये तरकीब निकालनी पड़ती, क्या करें स्त्रियां भी क्या करें, नुस्खे ईजाद करने पड़ते। और मेरे गांव में जब आजादी नहीं आई थी तो प्रभात फेरी निकलती थी। एक कबीरपंथी महंत थे स्वामी साहबदास, उनका राग भी बेसुरा था, सकल सूरत भी बेहूदी थी और सिर घुटा रखते थे उसके ऊपर से। वो प्रभात फेरी निकलवाते रहते, जब देखो तब झंडा लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और बड़ी नारेबाजी करते। पुराने ऋषि मुनियों के हिसाब से उनने भी एक रखेल रख छोड़ी थी। अब उनको रखेल कोई ढंग की स्त्री तो मिल नहीं सकती थी, खुद भी आदमी ढंग के नहीं थे, एक तो कबीरपंथी महंत। एक कानी स्त्री जिसको सिवाय कोई मेहनत के और पसंद हो भी करता भी नहीं। अब मेहनत भी मुश्किल में थे कि जैसी भी है कानी कुतरी ठीक है, मतलब स्त्री और दूसरी को मिलती भी उनको कहां, कम से कम स्त्री तो है, मगर वो कानी थी भी मुंहफट, उल्टी सीधे बोलने वाली। मैं उनके बगीचे में घुस के उनके अमरूद वगैरह तोड़ा करता था, स्वयं उनके अमरूद के झाड़ में बैठा कभी कभी उनकी लीला देखता रहता था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया अमरूद तोड़ते हुए, मुझे पकड़ के ले चले पिता के पास। मैंने कहा देखो मैं भी आपको कह देता हूँ कि फिर मैं भी आपकी लीला की सब बात कह दूं। कौन सी लीला? उन्होंने कहा, मैंने कहा वो जो कानी बाई के साथ लीला चलती। अरे उन्होंने कहा बेटा अमरूद तेरे हैं, तू कहां? अरे तू तो अपने घर के ही तेरे पिता से हमारी दोस्ती है, चल चल तू कहां जाता? मैंने कहा चलना नहीं पिताजी के पास। अरे छोड़ बात जाने दे, तुझे जब आना हो आ गए, और कोई ऐसी चोरी से दीवार चढ़ के और अमरूद पे चढ़ने की जरूरत नहीं, दरवाजे से आ गए, घर तेरा। मगर ये बात किसी से कहना मत। कानी भाई ने भी देखा, करे साहबदास इस छोकरे से डरते, कानी भाई से मेरी दोस्ती भी हो गई। मैंने तो कानी भाई से पूछा कि ये साहबदास को ये क्या झंडा लिए फिरते हैं सुबह रोज, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब उसने कहा तुमसे क्या छिपाना, डंडा ऊंचा होता नहीं तो झंडा ऊंचा क्यों फिरते? अरे एक आध बच्चा तो पैदा करके बताएं। स्त्रियों को तो राज का पता ही नहीं। उस दिन से मुझे एक राज और पता चल गया, तब से तो उनके घर में जो भैंस थी उसकी खीर भी मुझे मिलने लगी। मैंने उनसे कहा कानी भाई ने मुझे बता दिया कि आप क्यों झंडा नहीं फिरते। क्या क्या बताया उसने? उसने कहा कि डंडा ऊंचा नहीं होता। सब क्या करेंगे, झंडे ऊंचा लिए फिर रहे हैं प्रभात फेरी, और करते रहो प्रभात फेरी। बेटा किसी से कहना मत, तू तो अपने घर का है। अरे औरत बहुत दुष्ट है, कहां इस दुष्ट के चक्कर में पड़ गया। शेर चंदूलाल ने एक स्त्री को धक्का दे दिया भीड़ में, वो एकदम चिल्ला दी। ऐसी स्त्रियां उत्सुक भी रहती, कोई धक्का दे और कोई दे दे तो एकदम फंसा देती, बड़ा मजा है इनका। गणित ही समझ में नहीं आता, ना धक्का दो तो मुश्किल, घुर्रा के देखती कि क्या खड़े खड़े देख रहे, अरे धक्का मारो। 2 घंटे दर्पण के सामने खराब किए, इसीलिए सच धज के आई है बिल्कुल, और धक्का मार दो तो फौरन चिल्ला दे। तो चंदूलाल पकड़ गए, पुलिस वाले ने उनको 2-3 झापड़ रसीद किए और कहा कि शर्म नहीं आती, कसम खा आज से कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। कहा कि भैया कसम खाता हूं कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। तभी उनकी पत्नी धन्नो आई। धन्नो ने कहा कि ज्यादा चोट तो नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं बहन जी। एक आदमी युद्ध के मैदान से लौटा, 1.5 साल बाद घर आया, देख के हैरान हुआ कि पत्नी एक 2 महीने के बच्चे को गोद में लिए बैठी।